हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्यांश व पद्यांश के प्रश्नों का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। हिंदी का पेपर आपका बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। ट्रिक से लिखना सिखाऊंगा इस वीडियो में, और इसी वीडियो में आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इस बात की मैं 100% की गारंटी देता हूं। इस वीडियो में आपने अगर इस ट्रिक को अप्लाई कर लिया तो 20 नंबर आपका इसी वीडियो में पक्का हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद से आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूं कि 20 नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा। आपको मैं प्रूफ के साथ यहां पे बताने का प्रयास करूंगा। यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो 2024 का क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल का। ठीक है। अब इस क्वेश्चन पेपर में जो गद्यांश और पद्यांश में प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करूंगा और कैसे आप वहां पे ये अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2025 के पेपर में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में सिखाने वाला हूं। इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर के अंत तक देखा तो आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपको मजा ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में गाली दे करके जाइएगा। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये है हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर जो 2024 का है। और इस क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो तीसरा प्रश्न जो होता है हमारे पास गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है, और एक गद्यांश हमारे पास दिया होता है और इसी से संबंधित हमारे पास 5 प्रश्न रहते हैं। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अथवा करके एक और गद्यांश देता है, 2 गद्यांश देता है, और दोनों गद्यांश में 5-5 प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि ये 5 प्रश्न, एक गद्यांश में 5 प्रश्न हैं, और पांचों प्रश्न कितने कितने नंबर के? 2-2 नंबर के हैं। तो यहां से 10 नंबर आपका गद्यांश में पक्का होगा। ठीक है। इस वीडियो में जो भी ट्रिक बताऊंगा उस चीज को आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपकी 20 नंबर इसी वीडियो में पक्का हो जाएगा और आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए, अगला जो प्रश्न आता है आपका चौथा प्रश्न, ये होता है पद्यांश पे आधारित प्रश्न, और इसमें भी ठीक उसी तरीके से पैटर्न होता है जैसे कि गद्यांश में। इसमें भी हमारे पास एक पद्यांश दे रखा होता है, किसी भी एक कविता का छोटा सा भाग, और इस पे आधारित 5 प्रश्न हमसे पूछा जाता है। ठीक है। अथवा करके एक और पद्यांश देता है, ताकि आपको दोनों में से कोई भी एक पता है तो उस पे आप लिख सकते हैं। ठीक है। एक और हमारे पास जो है ये पद्यांश देता है, 2 पद्यांश देता है यहाँ पे, और दोनों में 5 प्रश्न रहते हैं, तो किसी एक को ही आपको करना होता है। तो आप यहाँ पे पद्यांश में देखेंगे तो यहाँ पे 5 प्रश्न हैं, और पांचों प्रश्न कितने नंबर के हैं? पांचों प्रश्न 2 नंबर के हैं, यानी कि 10 नंबर आपका पद्यांश में पक्का होने वाला है। तो इस वीडियो में आपने ये देख लिया कि हमारा तो 20 नंबर इस वीडियो में पक्का होगा ही होगा, लेकिन किस ट्रिक से होगा ये बात आपको बताना अभी बाकी है। सारी चीजों को मैं एक एक करके ध्यान से आपको समझाते जा रहा हूं, एक एक चीजों को आप ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पे जो आपके पास दिख रहा है ये पूरा सॉल्यूशन कॉपी है, यानी कि इसमें मैंने लिखा हुआ है, इसका जो भी उत्तर है उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और किस ट्रिक से लिखा है ये सारी चीजें आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, हम सबसे पहले करेंगे गद्यांश पे आधारित प्रश्नों को। ठीक है। गद्यांश में आपके पास मान लीजिए कि ये गद्यांश दे रखा है, और ये चूंकि पहला चैप्टर का गद्यांश है, आपको पहचानने तो आता होगा कि कौन सा गद्यांश किस पाठ का है। इतना अगर नहीं पता है तो आपको बता देता हूं। कुछ चीजें आप याद रखिएगा, जैसे जन हो गया हमारे पास, ये हमारे पास भूमि हो गया। ठीक है। जन की बात हो रही है, भूमि की बात हो रही है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो चैप्टर है हमारे पास राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है। तो कुछ चीजें आपको थोड़ी सी की पॉइंट याद करने होते हैं कि इस पाठ में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसकी मदद से आप याद कर सकते हैं कि ये किस पाठ का ये हमारे पास गद्यांश दे रखा है। ठीक है। और उस चैप्टर के लेखक का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश पर आधारित यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। एक एक प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है उसकी ट्रिक मैं बताने वाला हूं। ठीक है। पहला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे, तो पहला प्रश्न है क्या है? जन का प्रवाह किस तरह होता है, ये प्रश्न पूछा है। देखिए, 2 प्रश्न हर पद्यांश और गद्यांश में कॉमन प्रश्न होगा। क्या प्रश्न कॉमन होगा? जो देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिख रहा है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। ये गद्यांश में भी हमेशा पूछा जाता है और पद्यांश में भी पूछा जाता है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम आपको पता होना ही चाहिए। किसी भी गद्यांश पद्यांश का लिख रहे हैं उसमें लेखक का नाम की वो जो गद्यांश या पद्यांश है वो किस लेखक का है और उसका नाम क्या है, उस पाठ का नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन ये है कि रेखांकित अंश की व्याख्या आपसे हमेशा पूछेगा। हमेशा कभी भी पद्यांश या गद्यांश में आपको देखेंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ रहेगा। ठीक है। और जितना दूर तक अंडरलाइन है उसका हमें मतलब लिखना है, मतलब कि उसका व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि इसका मतलब एक्चुअल में है क्या। ठीक है।
अब इसी चीज को ध्यान से समझिए कि हमें लिखना कैसे है। पहला प्रश्न इसमें क्या है, जल का प्रवाह किस तरह होता है। दो प्रश्न तो आपको पता चल गया कि कॉमन है और इसी में हम ट्रिक लगाएंगे, और बाकी प्रश्न के उत्तर तो आपको इस गद्यांश को पढ़ने पर ही मिल जाते हैं। तो इस गद्यांश में पढ़ेंगे तो देखिए जन का प्रवाह किस तरह का होता है। तो देखिए पहला लाइन, जन का प्रवाह अनंत होता है, बस यहीं पे आपका आंसर मिल गया ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, पहले प्रश्न का उत्तर लिखते समय आप क्या करेंगे, पहली लाइन में क्या लिखा था, जन का प्रवाह जो है अनंत होता है, तो पहले का उत्तर आप लिखेंगे जन का प्रवाह, जन का प्रवाह अनंत होता है, अनंत होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्ट हमें इसी पद्यांश में ही इसका आंसर मिल जाएगा, गद्यांश में ही इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, कभी भी आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल दिए हैं उसके बाद से अगर आप इस गद्यांश को बताना चाहते हैं कि मैं इसी गद्यांश के सारे आंसर सारे प्रश्नों का उत्तर दिया हूं, तो आपको क्या करना है, संकेत लगाना है। संकेत लगा करके यहां से शुरू हुआ है ना, तो लगभग 3 शब्दों को लिख करके डॉट डॉट देना है और फिर अंतिम के 3 शब्द आपको लिख देने हैं। देखिए यहाँ पे ये लिखने के बाद से डॉट डॉट दे करके अंतिम मैंने कुछ शब्द लिख दिए हैं। तो इस तरीके से लिख देने से एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने जो है किस गद्यांश का उत्तर दिया है। ठीक है, इसमें अथवा करके भी है, तो इसीलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है, संकेत को लिखना जरूरी है, ताकि एग्जामिनर की नजर में रहे कि हाँ आपने इस गद्यांश के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। पहला प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया कि जन का प्रवाह अनंत होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न आपके पास है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, हमारे पास जो गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश, इस गद्यांश के लेखक और इस गद्यांश के पाठ का नाम क्या है। तो देखिए इस ये जो पाठ है ना, इसमें जन की बात हो रही है, भूमि की बात हो रही है, इसका मतलब कि ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। तो आपको संदर्भ लिखना कैसे, संदर्भ का मतलब ही होता है शीर्षक का नाम, लेखक का नाम, इसे ही संदर्भ कहते हैं। संदर्भ हेडिंग बनाना है, इसमें लिखना है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है। ये जो पंक्तियां है हमारे पास, जो गद्यांश की पंक्तियां यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये किस खंड से उपस्थित, किस खंड से ली गई हैं, गद्य खंड से, और राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर से है और इस चैप्टर के लेखक कौन है। ठीक है, ये बात अगर पता है तो इस लाइन को आप आसानी से बना सकते हैं। ये होता है संदर्भ, जो कि 100% आपसे पूछा ही जाता है, चाहे आप किसी भी गद्यांश या पद्यांश को लिख रहे हो, 100% आपसे पूछा जाएगा। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है आपके पास, रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना होता है, इस ट्रिक को समझिए। आपको जो है जरूरी नहीं है कि आप व्याख्या को रट करके याद करके जाएं, अपने क्वेश्चन बैंक से याद करें, अपने स्कूल में जो टीचर लिखवाए हैं वो याद करें, जरूरी नहीं है। देखिए आपको जिसका भी व्याख्या लिखने के लिए कहेगा वो अंडरलाइन किया गया रहेगा। ठीक है, और जितना दूर रेखांकित किया गया है उसी का हमें व्याख्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जितना दूर तक अंडरलाइन किया गया है, इसको हम एक बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसका मतलब निकालेंगे कि एक्चुअल इसका मतलब क्या है, और उसी मतलब को लिख देते हैं, तो उसको हम व्याख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको हेडिंग देना है यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस व्याख्या को इतना कैसे लिखा हुआ है, इस बात को समझिए। इसको लिखने के लिए मैंने क्या किया ना, इसको मैं पढ़ा हूं, जितना दूर तक अंडरलाइन है उसको मैं पढ़ा हूं और समझा हूं उस चीजों को, और उसके बाद से इसका व्याख्या किया हूं। देखिए लिखा गया है, जन का प्रवाह अनंत होता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जन का जो प्रवाह है लगातार, मतलब इसकी श्रृंखला जो होती है बढ़ती रहती है, यानी कि निवासियों की संख्या जो है बढ़ती रहती है निरंतर। ठीक है, अनंत है। अब देखिए आगे, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्मय प्राप्त किया है, यानी कि स्थापित किया है। ठीक है, तदात्मय को स्थापित किया है किसके साथ, भूमि के साथ। किसने, जन ने। तो जन ने यानी कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, इन्होंने भूमि के साथ क्या किया है, तदात्मय स्थापित किया है वर्षों से। ठीक है, आगे लिखना है आपको, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इसके कहने का मतलब है कि जब तक सूर्य की रश्मियां जो है प्रतिदिन हमें अमृत रस देती रहेंगी, तब तक जो है जन कल्याण होता रहेगा। इसके कहने का मतलब ये है, बस इतनी सी चीज आपको लिखनी है, और इसी चीज को मैंने थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बदल करके यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिए क्या क्या चीजें मैंने लिखी हुई है इसमें, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, जितनी अच्छे तरीके से दिमाग को केंद्रित करके आप उसको पढ़ेंगे, उतना अच्छा आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर पाएंगे। देखिए प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास बदलता रहता है, इतिहास से सीधा संबंध है इसका, फिर भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है।
ये लाइन कहाँ की है? जन का प्रवाह अनंत होता है, इसकी लाइन है। जन मतलब कि लोग, निवासी, ठीक है। तो राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला क्या होती है? निरंतर चलती रहती है। हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपने भूमि के साथ क्या किया है? तदात्म्य स्थापित किया है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे कि लेखक के अनुसार, अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना होता है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं लेखक के अनुसार, या आप लिख सकते हैं जैसे ये किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल की, तो लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल यहाँ पे बताते हुए ये कहते हैं कि जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियां प्रतिदिन अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी, तभी तक किसी राष्ट्र और वहां के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा, ठीक है। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है, जो अभी मैंने बोला है। इसको पढ़ने के बाद जो मतलब निकलेगा उसी मतलब को आपको व्याख्या में लिख देना है। बहुत ज्यादा इसमें जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या पता कौन सा व्याख्या आ जाए, तो आपको समझना है कि कैसे आपको लिखना है। ये बात समझ में आ रही है? ट्रिक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है उसको देखिए, यहाँ पे व्याख्या तक हम कर लिए हैं। देखिए प्रश्न है हमारे पास, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हमें इसी गद्यांश में मिलेगा। ध्यान से इसको जब पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैंने इस व्याख्या में ही यहाँ पे लिखा है कि इस लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियां प्रतिदिन अपने अमृत रस को जीवन प्रदान करती रहती हैं, तभी तक किसी राष्ट्र और वहां के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। तो इस चौथे प्रश्न का उत्तर भी ठीक इसी तरीके से आपको लिखना है। देखिए, सूर्य की रश्मियां प्रतिदिन अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती हैं, अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि भुवन अमृत से भर देती हैं। यहाँ पे यहाँ पे जो है गद्यांश में ही लिखा हुआ है, प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि भुवन को अमृत से भर देती हैं। सूर्य की रश्मियां क्या करती हैं? भुवन को अमृत से भर देती हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका 100% सही भी होगा, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म्य स्थापित किया है? तो देखिए, ये बात जो है अभी हमने कई बार बोल दिया आपसे, ठीक है। तो ये बात हमने अभी कई बार आपसे बोल दिया, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म्य स्थापित किया है, तो इसको पढ़ेंगे। देखिए, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य स्थापित किया है। किसके साथ? भूमि के साथ। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे इस तरीके से, राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तदात्म्य स्थापित किया है। बस हो गया इसका आंसर। तो ये 5 प्रश्न थे जिनका आंसर हमने अच्छे से समझ लिया कि कैसे आपको आंसर देना है। आपके पास कोई भी गद्यांश हो, घबराना नहीं है। आपको कुछ ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, और चैप्टर के लेखक का नाम भी तो हमें पता ही है पहले से, ठीक है। और उसके 5 प्रश्नों का उत्तर आपको इसी गद्यांश में से पढ़ पढ़ के देने हैं। तो इस तरीके से आसानी से आप दे सकते हैं, और यहाँ से 10 नंबर आप यहाँ से बटोर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो 10 नंबर की तैयारी आपकी हुई कि नहीं? बिल्कुल हो गई। अब हम चलिए बात करेंगे पद्यांश में। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं पद्यांश में ही, ठीक है, क्योंकि पद्यांश का हिंदी निकालने आता नहीं है। आइए उसके लिए हम ट्रिक बताते हैं कि उसको आप कैसे लिखेंगे ताकि आपको वहां भी 10 नंबर मिल जाए, और 20 नंबर का जो हमारा टारगेट था इस वीडियो बनाने का वो पूर्ण हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं पद्यांश की। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो चौथा प्रश्न होगा वो पद्यांश से संबंधित होगा, ठीक है। ये पद्यांश से संबंधित प्रश्न है। अगर सपोज मान लेते हैं कि पहला पद्यांश आपको नहीं आ रहा है, और अथवा करके जो दिया है जो पद्यांश, वो पद्यांश अगर आपको आता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। आपको कैसे अपनी कॉपी में लिखनी है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या 4, और अथवा वाला कर रहे हैं हम, यानी कि दूसरा कर रहे हैं, दूसरा जो पद्यांश दिया है इसके 5 प्रश्नों का उत्तर हमने देने हैं। तो देखिए यहाँ पे अथवा लिख देना है आपको, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आपने जो प्रश्न किया है वो अथवा वाला है, यानी कि दूसरा वाला जो हमने ऑप्शंस दिए थे उस ऑप्शन को आपने किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको संकेत जरूर लिखना है। संकेत कौन सा? देखिए यहाँ पे हमने इसको लिख रहा है, तो हम इसको लिख रहे हैं, तो इसका संकेत हमें देना है सावधान मनुष्य, यहाँ लिख करके डॉट 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 लगाएंगे और इसके लास्ट वाले शब्द को लिख देंगे बड़ी यह धार, ठीक है, बड़ी यह धार। इस तरीके से संकेत हमने दे दिया, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि किस पद्यांश का ये उत्तर लिखना चाह रहा है। पहले प्रश्न के उत्तर की हम बात करें, तो पहला प्रश्न आपके पास है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ठीक है। पहला प्रश्न इस पद्यांश में क्या है?
पाठ के शीर्षक को लिखिए और कवि का नाम भी लिखिए। यानी कि हमसे संदर्भ पूछ रहा है तो संदर्भ में आप लोग को लिखना है ठीक उसी तरीके से जैसे हमने गद्यांश में किया। इसमें लिखना है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से अभिनव मनुष्य। अब देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है सावधान मनुष्य, यह विज्ञान है तलवार, तलवार विज्ञान स्मृति ये सारी चीजें जिसमें भी आएंगी उस चैप्टर को समझ लीजिएगा। अभिनव मनुष्य से, अभिनव मनुष्य नामक चैप्टर से लिया गया है और ये हम इस तरीके से लिखेंगे पद्य खंड से अवतरित है ये। तो पद्य खंड से अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक से ली गई है, यानी कि शीर्षक का नाम क्या है, अभिनव मनुष्य। तो इसको लिख देना है और आप चाहें तो इसको ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। चैप्टर का नाम और लेखक का नाम आप ब्लैक पेन से लिखे तो और बेहतर रहेगा और एग्जामिनर वहां पे अट्रैक्ट होगा आपसे, ठीक है। तो इस पाठ से ली गई है, जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इसके रचयिता यानी कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न है विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है, ठीक है। तो देखिए विज्ञान को तलवार लेखक ने क्यों कहा है, तो यहाँ पे इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पे लिखा है। जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जब भी अपने स्कूल में आपने पढ़ा होगा या फिर इसके अर्थ को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि विज्ञान को जो है तलवार क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा है, ध्यान से याद कर लीजिएगा। कवि ने विज्ञान को तलवार बताया है, इसे मनमानी खेल का माध्यम बना लेना स्वयं का नुकसान करना होता है और इसीलिए जो है कवि ने क्या कहा है कि विज्ञान तलवार है, ठीक है। विज्ञान को तलवार इसलिए बताया क्योंकि ये जितना ही आपके लिए लाभदायक हो सकता है उतना ही नुकसानदायक भी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ खेल खेलना बंद कीजिए, यानी कि प्रकृति के साथ खेल खेलना बंद कीजिए। विज्ञान का आप दुरुपयोग करेंगे तो वह आपके लिए नुकसानदायक होगा, इसी बात को कवि ने बताया है। अगला जो प्रश्न आपके पास है उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, दूसरा प्रश्न भी हो गया। तीसरा प्रश्न है आपके पास, कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है। तो यहाँ पे जो पद्यांश दिया गया है इसमें कवि ने मानव को चेतावनी भी दी है। क्या चेतावनी दी है, देखो यहाँ पे, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी धार। कुछ चीजें ऐसी लिखी गई हैं जहां पे कवि हमें चिता रहा है, यानी कि सचेत कर रहा है कि ये चीजें मत करो, यानी कि विज्ञान का मजाक मत बनाओ, विज्ञान का दुरुपयोग मत करो, ये आपका विनाश कर देगा। इसी बात को आपको लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, कवि ने मानव को चेतावनी दी है कि यदि मानव ने विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग किया तो मानव विनाश का कारण बन जाएगा, ठीक है। यानी मानव विनाश का वह कारण बन जाएगा जो विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा। यही बात जो है कवि ने हमें चिताया है, बताया है, सचेत किया है। इस बात को आप समझ गए। तो इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको इसी तरीके से सटीक देना है। आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका सटीक उत्तर देना है। बड़ा उत्तर देने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे कॉपी तो भरेगा लिखेगा लेकिन एग्जामिनर का मन नहीं भरेगा। एग्जामिनर का मन नहीं भरेगा तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है, मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है। देखिए जो कवि है ना, इसी पद्यांश के माध्यम से ये भी बताना चाह रहा है कि मनुष्य जो है अज्ञान शिशु के समान है, ठीक है। तो कवि ने मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा है, इस बात को इसलिए कहा है क्योंकि जो मानव है ना वो ये भूल जाते हैं कि जो विज्ञान का हमने दुरुपयोग किया है उसका क्या भीषण प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। इस बात को भूल जाता है, इसीलिए मनुष्य जो है अज्ञान शिशु के समान है। तो आइए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो कहानी आपको समझ में आ गई है, तो आपको उत्तर लिखना है, कवि भी मनुष्य को अज्ञान शिशु इसलिए कहे हैं। देखिए अज्ञान शिशु क्यों कहे हैं, क्योंकि मनुष्य जिस प्रकार विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं उसके भयानक परिणाम का उन्हें ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो जो मनुष्य जो है विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है कि इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है और इसीलिए यह ज्ञान न होने के लिए कवि ने मनुष्य को अज्ञान शिशु के समान जो है यहाँ पे तुलना किया है, यानी कि अज्ञान शिशु से तुलना किया है, अज्ञान शिशु के बारे में बताया है कि अज्ञान शिशु के समान है, ठीक है। अज्ञान शिशु से इसकी समानता बताई है कवि ने। अगला जो प्रश्न आपके पास है ये देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न, पांचवा प्रश्न, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या। मैंने आपसे पहले ही कहा चाहे आपका कोई भी गद्यांश हो कोई भी पद्यांश हो, दो प्रश्न हमेशा कॉमन होंगे और तीन प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको इसी पद्यांश में मिलेंगे। दो प्रश्न कॉमन दिख रहे हैं आपको, पाठ के शीर्षक और कवि का नाम, और दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको हर पद्यांश हर गद्यांश में ये देखने को मिलेगा। तो इसकी व्याख्या देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या किया है, पद्यांश में एक ही लाइन को अंडरलाइन किया है। तो बस हमें इसकी ही केवल क्या करनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। पूरा व्याख्या लिखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉपी भरने की कोशिश मत कीजिएगा, इस चक्कर में रहेंगे आपका एग्जामिनर नंबर काट देगा। आपको उतना ही लिखना है जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपको इसकी व्याख्या कैसे करनी है, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं इसको ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए और इसी को समझ करके हमें व्याख्या में लिखना है, इसी का मतलब लिखना है। तो पढ़िए,
काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। ठीक है, तो पूरी कहानी तो समझ में आ गई है कि देखिए विज्ञान को जो है खेलवाड़ नहीं समझना है, यही बात बताना चाह रहा है कवि। विज्ञान को विज्ञान का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं करना है हमें। ठीक है, यही ना बात बताया है। तो इसी बात के लिए कह रहा है कि काट लेगा यह अंग, यानी कि जो विज्ञान है ये तेरा अंग काट लेगा, तीखी है बड़ी यह धार। यानी कि यह तलवार के समान है जिसकी धार बहुत तीखी है, अगर आपने इसका दुरुपयोग किया तो यह आपके अंग भी काट सकता है, इसी से इसका तुलना हुआ है। तो यहाँ पे इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको लिखना है, कवि मनुष्य को सचेत करते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, यह विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत पैनी है। यानी कि इसकी धार क्या है, बहुत पैनी, बहुत नुकीली, बहुत चोक है। ठीक है, तेरी तनिक सी असावधानी से इससे तेरे ही अंग कट सकते हैं। ठीक है, कवि ने कहा है कि हे मनुष्य, ये जो विज्ञान रूपी तलवार है ना, इसकी धार बहुत पैनी है, तेरी तनिक सी असावधानी के कारण जो है तेरे ही अंग कट जाएंगे, यानी कट सकते हैं। ठीक है, इसी बात का जो है यहाँ पे जिक्र हुआ है इस लाइन में। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों, किसी भी तरीके की यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो भी हमने यहाँ पे ट्रिक समझा, जो भी हमने टेक्निक समझा, जो भी हमने पढ़ा, यहाँ पे सारी चीजें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट थी। और देखिए आप सभी को मैं बता दूं तो ये चीजें जो हैं, यानी कि ये जो मैंने पद्यांश बताया, जो गद्यांश बताया, ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि सातों सेट में किसी न किसी सेट में ये दोनों गद्यांश और पद्यांश जरूर आएंगे। 100%, 100%। अगर ना आया ना तो यहाँ पे आकर के कमेंट बॉक्स में गाली दे देना, सातों सेट देख लेना और उसके बाद आकर के गाली देना कि किसी सेट में तुम्हारा बताया हुआ क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, मैं नाम बदल दूंगा, चैनल बंद कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जितनी भी वीडियोज अपलोड हो रही है इस चैनल के माध्यम से, उन सारी वीडियोज को देखते जाइए, आपके पेपर की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। आप सभी लोग कॉन्फिडेंट रहिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।